क्या बात है प्रणय, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि ये इस साल 2025 का हमारा पहला एपिसोड है। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरी वजह? दूसरी वजह के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो जब मैं 6 साल का था तब हम सीतापुर में रहते थे। सीतापुर लखनऊ से करीब 2 घंटा दूर एक छोटा सा शहर है। वहाँ गर्मियों में रोज़ लाइट चली जाती थी। और उस ज़माने में, आज से करीब 27-28 साल पहले, घरों में जनरेटर या इन्वर्टर इतने आम नहीं थे। इसलिए जब भी लाइट जाती थी तो हम घर की छत पे चले जाते थे। और आसपास क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता था, इसलिए आसमान में खूब सारे तारे दिखाई देते थे। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा कि ये आसमान कितना ऊपर है। हालांकि तब तक मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और राकेश शर्मा की मून लैंडिंग के बारे में स्कूल में पढ़ चुका था, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि आसमान एक बहुत ऊंचे से पंडाल जैसा है और ये जो चांद और तारे हमें दिखते हैं ये इसमें बल्ब की तरह टंगे हुए हैं। तो पिताजी ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि ये आसमान कुछ है नहीं। मुझे याद है उनके शब्द थे कि ये तो शून्य है। अब मुझे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इसे स्वीकार करने में भी मुझे कई दिन लग गए। फिर कुछ साल बीत गए। मैं 8th क्लास में था और जियोग्राफी में हमारे अमित सर एस्ट्रोनॉमी का पाठ पढ़ा रहे थे। और इसमें उन्होंने एरिस्टोटल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, गैलीलियो, इन सब के बारे में बताया। और पाठ पढ़ाते में ही उन्होंने एक बात कही थी कि जिसे एस्ट्रोनॉमी में मज़ा आने लगता है वो फिर छत पे टेलीस्कोप लेके बैठा रहता है और उसे और कुछ करने का मन नहीं होता। तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद अगला चैप्टर शुरू हो गया, अगला पार्ट शुरू हो गया और मैं ये सब भूल गया। मैं आज इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने ये दोनों इतने पुराने वाक़ये मुझे याद दिला दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूँ श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणय। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब लिखी गई है कार्ल सेगन द्वारा और इस किताब का नाम है कॉस्मोस। ये किताब 1980 के शुरुआत में कभी आई थी और किताब के साथ साथ इसी नाम से, कॉस्मोस नाम से ही, एक मिनी टीवी सीरीज़ भी लॉन्च की गई थी जो कि बहुत ही पॉपुलर रही थी उस ज़माने में। इसके बाद इस किताब का और उस टीवी सीरीज़ का बहुत सी अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सा प्रणय से पूछा जाए कि ये किताब किस बारे में है। हाँ बिल्कुल। तो जैसा श्वेता ने बताया, ये किताब लिखी कार्ल सेगन ने। कार्ल सेगन एक अमरीकी साइंटिस्ट थे और ये किताब एक तरीके से जो कॉस्मोस डॉक्यूमेंट्री थी, जो 13 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके सप्लीमेंट्री के तौर पे लिखी गई थी। और क्योंकि डॉक्यूमेंट्री 13 भाग में थी, इस वजह से इस किताब में भी 13 चैप्टर हैं। कॉस्मोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है यूनिवर्स या ब्रह्मांड। तो जैसा कि मैंने जो इंट्रोडक्शन में प्रवचन दिया था उससे शायद क्लियर हो गया होगा कि ये किताब यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। लेकिन इस किताब में उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। और मैं एक समरी देने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री इतनी पॉपुलर थी कि मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को करीब 50 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया में देखा है। और कुछ साल पहले इसका एक अगला भाग, क्योंकि पिछले 40 साल में जब ये डॉक्यूमेंट्री आई थी तब से बहुत कुछ नई खोजें हो चुकी हैं, बहुत कुछ नई डिस्कवरीज हो चुकी हैं। इसलिए इसका एक नया भाग भी कुछ साल पहले आया था जिसे अमरीकी साइंटिस्ट नील डिग्रास टायसन, जो कि काफ़ी एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करने की वजह से काफ़ी पॉपुलर हैं, उन्होंने इसे होस्ट किया था। तो इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं। मेनली ये किताब एस्ट्रोनॉमी के बारे में है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। तो शुरुआत में कार्ल सेगन इस किताब में धरती की शुरुआत कैसे हुई, धरती कैसे बनी, इसके बारे में बताते हैं। फिर वो धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे
करोड़ों साल के एवोल्यूशन और विकास के बाद हम आज इंसान इस स्थिति में है, इसके बारे में बताते हैं। फिर इस किताब में एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट जो है या एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च लगभग पिछले 2-2.5 हज़ार साल में किस तरीके से उसमें विकास हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया है। कैसे पहले लोग सोचते थे कि धरती जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसके बाद धीरे धीरे कोपरनिकस और लोगों की मेहनत की वजह से ये समझ में आया कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। फिर कैसे जोहानस केपलर और आइजैक न्यूटन जैसे लोगों ने और ब्रह्मांड की जो हमारी समझ है उसे और ज़्यादा समृद्ध किया। फिर धरती से बाहर अगले पाठों में कार्ल सेगन ने बताया है और जो हमारे सोलर सिस्टम के और ग्रह हैं जैसे कि वीनस हो गया, मार्स हो गया। मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के बारे में शायद क्योंकि मार्स या मंगल ग्रह काफ़ी कुछ धरती जैसा है, वहाँ का दिन भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। इस वजह से मार्स काफ़ी रिसर्च का विषय रहा है पिछले 40-50 साल में। तो एक पूरा चैप्टर उसके बारे में बात की गई है और पिछले 40 साल में ये किताब लिखे जाने के बाद से और भी बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है। जैसे पिछले कुछ सालों में मार्स पे पानी भी खोजा जा चुका है। तो मार्स के बाद फिर हम थोड़ा और विस्तृत, थोड़ा और बाहर जाते हैं। हम सोलर सिस्टम के बाहर जो हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम उस गैलेक्सी के एक कोने में है, तो जिसे मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। मिल्की वे के बारे में भी कार्ल सेगन ने एक चैप्टर में लिखा है। और एक और दिलचस्प बात इस किताब के बारे में ये है कि कार्ल सेगन बार बार ब्रह्मांड के किसी कोने से वापस धरती पे आके और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कि न सिर्फ वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों की खोज की, इसके साथ साथ वो अलग अलग टाइम पे ये सब भी पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे हम धरती पे, इंसान कई बार बहुत घमंडी हो जाता है या सोचता है कि उसके आसपास जो हो रहा है वही सब कुछ है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड को अपने सोच में रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत खोखली और बहुत छोटी लगती हैं। तो ये भी कार्ल सेगन ने बार बार पॉइंट आउट किया है। फिर अगले चैप्टर्स में कार्ल सेगन ने तारे कैसे बनते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से तारे बनते हैं, उनसे रोशनी कैसे निकलती है, उनसे एनर्जी कैसे निकलती है, क्या लाइफ स्पैन होता है एक तारे का। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतने बड़े, इतने लंबे टाइम स्केल पे होती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर सोचा जाए तो हमारा जो सूरज है जिससे हमें रोशनी मिलती है, ये लगभग 500 करोड़ साल पुराना है और लगभग 400-500 करोड़ साल और रहेगा, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और तब शायद हमारे सोलर सिस्टम का भी अंत हो जाएगा। तो 400-500 करोड़ साल इतना लंबा समय है कि इसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब चीज़ें भी कार्ल सेगन ने एक्सप्लेन की हैं। थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में भी बताया है कि कैसे इंसानी दिमाग जो है, पहले रेप्टाइल्स आए, उसके बाद धीरे धीरे मछलियाँ आईं, फिर पक्षी आए, फिर मैमल्स आए और मैमल्स से ही फिर बंदर जैसे जानवर आए जिससे कि हम डेवलप हुए। तो कैसा हमारा जो दिमाग है उसमें परत दर परत इंटेलिजेंस या समझ जो है वो हमारे दिमाग में पढ़ते हैं, समझ की, जो कि इवोल्यूशन के ज़रिए लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस के बाद हमारा दिमाग ऐसा बना है। और आखिर के किसी एक चैप्टर में उन्होंने इस चीज़ पे भी थोड़ी बहुत बात की है कि क्या संभावना है कि ब्रह्मांड में कहीं और किसी और ग्रह पे या कहीं और किसी और सोलर सिस्टम में एलियन लाइफ होगी। मतलब अक्सर जब फिल्मों में, साइंस फिक्शन किताबों में या साइंस फिक्शन फिल्मों में किसी और ग्रह पे जब लाइफ दिखाई जाती है तो वो काफ़ी हद तक हमारे जैसी ही दिखाई जाती है कि 2 पैर पे चलने वाली, 2 आँखों वाली। तो
इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत कार्ल सेगन ने बात की है। और बिल्कुल आखिरी चैप्टर जो है उसमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब ये किताब लिखी गई थी उस समय कोल्ड वॉर बिल्कुल अपने चरम पे था। और कोल्ड वॉर में क्योंकि दोनों सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो बहुत कई दशक तक इस चीज़ का खतरा मंडरा रहा था कि ये दोनों देश अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर लेंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्ल सेगन ने इस चीज़ के लिए भी अपील की है कि हमें अपने जो ये छुटपुट लड़ाइयाँ हैं, मतलब अगर ब्रह्मांड के स्तर पे देखा जाए तो दो देशों की लड़ाई बहुत छिटपुट लड़ाई लगती है, कि जैसे शायद दो देशों के स्तर पे देखा जाए तो दो बच्चों की लड़ाई जैसी दिखेगी, वैसे ही ब्रह्मांड के स्तर पे दो देशों की लड़ाई है। क्योंकि आप अगर स्पेस से देखें तो आपको किसी भी दो देशों के बीच की बाउंड्री नहीं दिखाई देती। ये सब इंसानों की बनाई हुई हैं पिछले कुछ 100 सालों में। तो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर अपील की है कार्ल सेगन ने बिल्कुल आखिरी चैप्टर में, कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब जो ज्ञान है उसके लिए काम करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो छोटी मोटी पॉलिटिक्स है इसमें अपना समय बर्बाद करने की बजाय। तो ये है इस किताब की थोड़ी सी समरी से जो तुमने इसके बारे में इतना कुछ कहा, उससे बात जो मेरे दिमाग में आई, एक तो ये कि जो तुमने पॉपुलैरिटी की बात की, कॉस्मोस किताब बहुत पॉपुलर रही, उसकी लगभग 40 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो बेची जा चुकी हैं। अच्छा। और जो टीवी सीरीज़ है वो उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो ज़्यादा लोग देखते हैं, किताब पढ़ना लोग इतना पसंद नहीं करते। तो जो टीवी सीरीज़ थी उसे लगभग 60 कंट्रीज़ के लोगों ने, लगभग 400 मिलियन जो थे दर्शकों ने उसे देख लिया है। हाँ, मतलब 40 करोड़ लोग। हाँ, तो अच्छा। मतलब इतने लोगों तक वो पहुंची है। लेकिन एक तरफ है ये पॉपुलैरिटी इस किताब की, और दूसरी तरफ जो माना जाता है कि आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे दुनिया के दूसरे कोने पे क्या हो रहा है इससे भी वो इतना कंसर्न नहीं रहता है। तो क्योंकि ये जो तुमने समरी बताई, ये बेसिकली किताब में एक आउटर स्पेस की बात ज़्यादा की गई है, यूनिवर्स की बात की गई है। तो ऐसे में इस बात को, ये दोनों बात एक तरह से किस तरह से फिट बैठ रही हैं कि एक आम इंसान जो अपने ही पृथ्वी पे दूसरे कोने में क्या हो रहा है उससे इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ब्रह्मांड में क्या हो रहा है कि वहाँ ऐसा क्या है, हमारी पृथ्वी से बाहर जो स्पेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें उसकी फिर भी दिलचस्पी है। उसी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ। तो इस चीज़ को किस तरह से, ये थोड़ा मिसमैच लगता है देखने में कि आम इंसान इतना बिजी भी है लेकिन दूसरी तरफ उसमें ये दिलचस्पी भी है कि पृथ्वी से बाहर क्या है, उसको जानने की उसकी जो इच्छा है। तो क्या कारण है इसकी पॉपुलैरिटी का? मतलब हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि इस किताब की भी, जैसा तुमने बताया, 4 मिलियन या मतलब 4 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये किताब है। तो जो तुमने पूछा, इसमें कई सारे पहलू हैं। एक तो मुझे इसकी वजह ये लगती है कि ख़ास तौर से यूएस में, मेरे ख्याल से इंडिया में साइंस फिक्शन की जो किताबें हैं या जो टीवी सीरीज़ हैं वो इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं बनी हैं। मुझे नहीं आता कि कैप्टन व्योम या शक्तिमान हमारे बचपन में आते थे, तो कैप्टन व्योम में जैसे पूरी तरीके से स्पेस पे बेस्ड था, शक्तिमान में कुछ पार्ट था जब एलियंस आते हैं। उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद आता है कि सिनेमा में या हाल फिलहाल के सालों में ऐसा कंटेंट जो स्पेस पे बेस्ड हो। लेकिन यूएस में या वेस्ट में ऐसा कंटेंट काफ़ी पॉपुलर रहा है। जैसे लगभग पिछले 50-60 साल में स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स, बैटल स्टार गैलेक्टिका, ये सब बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। तो स्पेस पे जो फैसिनेशन था वो मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर के शुरुआत से ही आ गया था। जब से स्पेस में जाने की या चांद पे जाने की होड़ लगी थी यूएस और सोवियत यूनियन में, तब से ये चीज़ आ गई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और जो बात ध्यान में रखने वाली है कि कॉस्मोस कोरा एंटरटेनमेंट नहीं था। कॉस्मोस स्टार वॉर्स या स्टार ट्रेक से इस मामले में अलग था कि वो कोरा एंटरटेनमेंट नहीं था, वो बहुत ही डेंस जानकारी दे रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री में। उसके बावजूद वो इतना पॉपुलर हुआ। तो यहाँ पे मैं
मतलब अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इतना पॉपुलर होने के पीछे क्या वजह है, जबकि लोग बहुत सारा मतलब अगर उसे निचले दर्जे का कंटेंट कहा जाए एक भाषा में, या बहुत ही जिसे माइंडलेस एंटरटेनमेंट कहा जा सकता है, वो भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और उदाहरण जो आता है, वो कुछ साल पहले इंडिया में आमिर खान ने सत्यमेव जयते नाम का एक शो होस्ट किया था, और वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। जबकि उसमें जो जिन चीज़ों की बात की गई थी वो अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी। जैसे मुझे याद है उसके एक एपिसोड में ऑल्टरनेट जेंडर आइडेंटिटीज़ की बात की गई थी, और अपने जैसे कंजर्वेटिव समाज में ऑल्टरनेट जैसे उस एपिसोड में एक लड़की का का इंटरव्यू लिया गया था जो कि पहले लड़का हुआ करती थी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बहुत संजीदगी से बात की गई थी। उसके एक और एपिसोड में पुलिस के बारे में बात की गई थी, और पुलिस का पक्ष लेकर बात की गई थी। और सत्यमेव जयते के बारे में भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसके सारे एपिसोड्स मिला के उसे जो टोटल व्यूअरशिप थी वो करीब 60 करोड़ थी, तो उसे भी बहुत पसंद किया गया। तो कॉस्मोस और सत्यमेव जयते से एक चीज़ जो साबित होती है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि जो ये माइंडलेस एंटरटेनमेंट है जनता यही चाहती है, वो तो गलत साबित हो जाता है। कि जनता बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जानकारी भरा, बहुत ही संजीदा किस्म का कंटेंट भी पसंद करती है अगर उसे दिखाया जाए तो। लेकिन इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो ये कि जैसे पिछले एपिसोड में हम जब मैल्कम ग्लैडवेल की किताब की बात कर रहे थे, तो हमने किसी मैसेज को वायरल होने में जो 3 बातें चाहिए होती हैं, उनमें से एक थी स्टिकीनेस, कि कितना वो मैसेज आपके दिल में घर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सत्यमेव जयते और कॉस्मोस दोनों की सक्सेस में उनकी स्टिकीनेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सत्यमेव जयते में आमिर खान ने उसे स्टिकी बनाया, साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। जैसे हर एपिसोड के एंड में एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती थी जो कि उस एपिसोड की थीम पे बेस्ड होती थी, और वो कई बार बहुत अच्छी होती थी। मुझे याद है एक एपिसोड में जो कि शायद महिलाओं पे था वो एपिसोड, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस पर था वो एपिसोड, और उसके एंड में सोना महापात्रा जो एक सिंगर है उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था। ऐसे ही कॉस्मोस के केस में मुझे लगता है कि जितने विजुअल्स थे उसमें, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में जब आप जानकारी देंगे तो आपके विजुअल्स भी बहुत अच्छे होंगे, जो कि आमतौर पे लोग ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो उन विजुअल्स ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया होगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि जनता में ये कहना कि जनता जानकारी भरा, संजीदगी भरा या गहराई भरा कंटेंट पसंद नहीं करती, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कंटेंट को हर तरीके से दिलचस्प भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच के कि आपके कंटेंट में गहराई है, आपको लगता है कि ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ये शायद काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई कि क्या कारण रहे जिस वजह से कि कॉस्मोस इतना पॉपुलर हुआ। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये कि ठीक है, तुम किसी चीज़ के बारे में किताब लिख रहे हो या उसके बारे में कोई टीवी सीरीज़ बना रहे हो और लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन जितना भी कंटेंट इस किताब में रहा होगा या जितना भी टीवी सीरीज़ में दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च से आया होगा। जो चीज़ें जिसके बारे में बताया गया है कि स्टार कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी क्या है, या किस तरह से हमारी धरती बनी, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, इस सब की जानकारी जो आई होगी वो कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च से आई होगी। तो अक्सर जो सवाल उठता है स्पेस रिसर्च को लेकर वो ये होता है कि इंसान मोस्टली लोग इस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि जहाँ एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पाए, और दूसरी तरफ तुम लोग बाहर स्पेस में क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हो। तो हमेशा स्पेस रिसर्च फंडिंग को लेकर ये एक वाद विवाद बना रहता है कि क्यों इतना ज़रूरी है ये। तो क्या कहीं तुम्हें इस किताब में ऑथर ने इस बारे में बताया है कि क्यों ये सब ज़रूरी है, इसको करने से क्या फ़ायदे हैं, या आम इंसान को कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि वैसे स्पेस रिसर्च में फंडिंग जानी ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी सवाल है, और कार्ल सेगन ने इस सवाल को कई तरीके से एड्रेस किया है। इसमें थोड़े से मेरे भी विचार हैं जो, तो मैं दोनों ही रखना चाहूँगा सबके सामने। तो
ये क्यों करना चाहिए, इसकी बहुत सारी इसे बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। पहली बात तो जो तुमने कही कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति में ये क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो बातें जो मेरे अपने विचार हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ तो ये शायद थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैं कुछ टाइम पहले मैं कुछ पढ़ रहा था जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि पिछले कुछ सालों से जो स्थिति है कि दुनिया में जो भुखमरी है या जो मैल न्यूट्रिशन है, वो अब खाने की अवेलेबिलिटी की समस्या नहीं है, वो अब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कि ऐसा नहीं है कि खाना पैदा कम हो रहा है, उसका एलोकेशन ख़राब है। तो एक तो ये छोटा सा पॉइंट रखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि स्पेस रिसर्च में अगर पैसा जा रहा है तो वो फूड प्रोडक्शन से डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि यही तर्क अलग अलग लोग बहुत सारी जो नॉन एसेंशियल फील्ड्स कहे जा सकते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर वो आर्ट्स हो सकते हैं, या फिर वो लाइब्रेरीज़ जैसी जगहें हो सकती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ़ायदा आपको तुरंत नहीं दिखेगा या आपको एक साल में नहीं दिखेगा। ये लगातार इन्वेस्टमेंट मांगती हैं और इनके जो परिणाम हैं वो धीमे धीमे लेकिन बहुत कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि होते हैं इनके परिणाम। जैसे कि एक उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो हम दोनों ने ही देखा है कि यूएस में पब्लिक लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं यूएस में 3-4 स्टेट्स में रहा हूँ और जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे हमेशा मेरे घर के 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में एक पब्लिक लाइब्रेरी ज़रूर रही है। और न सिर्फ एक वो पब्लिक लाइब्रेरी होती है बल्कि इन पब्लिक लाइब्रेरीज़ का एक नेटवर्क होता है कि अगर आपको अपने पड़ोस की पब्लिक लाइब्रेरी में कोई किताब नहीं मिलती है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कई बार पूरे स्टेट की पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क में, कई बार पूरे देश के पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क में कहीं भी अगर वो किताब होगी तो वो मंगाई जाएगी और इसके लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके लाइब्रेरी कार्ड की जो लागत है वो बहुत कम होगी, वो कुछ $1-1.5 पर मंथ होती है। तो इसके लिए पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। एक सवाल ये हो सकता है कि ये पैसा किसी जो लोग भूखे मर रहे हैं या जो लोग बेघर हैं उनके लिए क्यों ना खर्च कर दिया जाए। लेकिन फिर से ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। जैसे कि मैं ये बहुत आराम से बात कर सकता हूँ कि एक औसत परिवार यूएस में और एक औसत जितनी किताबें पढ़ता है, या एक औसत इंसान यूएस में जितनी किताबें पढ़ता है, इंडिया में वो नंबर बहुत कम होगा। अपने यहाँ पढ़ने का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किताबें बहुत लोगों के लिए बहुत महंगी होती हैं। अब एक बड़ा तबका है जिसके लिए किताबें इतनी महंगी नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने का कल्चर नहीं है। कि आपको बहुत सारे पैसे वाले घर दिख जाएंगे जहाँ पे कि पढ़ने का कल्चर नहीं है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर घरों में किताबों के नाम पे धार्मिक ग्रंथ होते हैं सिर्फ, जिनकी अपनी अहमियत है, लेकिन वो हर तरीके की किताबों की जगह नहीं ले सकते हैं। इस वजह से ये एक ऐसी चीज़ का उदाहरण है जिसके आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। एक और वजह जो मैं बता सकता हूँ स्पेस में इन्वेस्ट करने की, वो ये है कि क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, या साइंटिफिक टेम्पर जिस चीज़ को कहा जाता है, कि वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्पेस रिसर्च भी वैसी ही एक चीज़ है, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेस रिसर्च के बारे में बता के इंस्पायर कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए भी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल किया जाना चाहिए। कार्ल सेगन ने जैसे अपनी किताब में एक उदाहरण दिया है कि जितना पैसा, जितनी लागत से एक युद्धपोत बनता है, जो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप होता है जिसमें कि फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, जिसमें कि 1000, 1500, 2000 का क्रू होता है, जो कि बेसिकली एक जंग का इंस्ट्रूमेंट है, उतनी लागत में आप 10 साल के लिए नासा को फंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं की भी बात है कि हमने ये मान लिया है कि जंग हमारी प्राथमिकता है, तो डिफेंस जो है वहाँ से पैसा नहीं काटा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप स्पेस से देखें तो
आपको देशों की बाउंड्री नहीं दिखती है, ये इंसानों की बनाई हुई हैं। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी इंसानों की बनाई हुई हैं कि जंग ज़्यादा ज़रूरी है और लेकिन स्पेस रिसर्च ज़रूरी नहीं है। एक और, जैसे हाल ही में मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया में टोटल जो रिसर्च का खर्चा है वो शायद जीडीपी का 0.7% है, जबकि यूएस में या और जो विकसित देश हैं वहाँ ये 2 से 2.5 या 2 से 3% के बीच में होता है। तो हम ऑलरेडी पिछड़े हैं और हम उसके बावजूद इन्वेस्ट भी कम कर रहे हैं। इसका मतलब है हम टाइम के साथ और पिछड़ते जाएंगे। बिना इन चीज़ों में इन्वेस्ट किए, बिना लॉन्ग टर्म रिसर्च में इन्वेस्ट किए, आपको अपनी जनता में वैज्ञानिक सोच नहीं दिखेगी। और बिल्कुल ही अगर फ़ायदे और नुकसान के बारे में अगर सोचा जाए तो एक वजह कार्ल सेगन ये भी कहते हैं कि जैसे मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह काफ़ी मामलों में धरती जैसा ही है। मान लीजिए आने वाले कुछ 100 साल में ये स्थिति बनी कि धरती पे या तो धरती पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई या फिर धरती पे जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि बहुत बड़ा हिस्सा धरती का लोगों के लिए ठीक नहीं रह गया। उस केस में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप जहाँ जा सकते हैं उसके बारे में आपको जानना तो पड़ेगा। तो कई सारी वजहें हैं जो कि मतलब हाँ, कार्ल सेगन ने भी कई सारी वजहें दी हैं और थोड़ा सा मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म थिंकिंग ज़रूरी है इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहने के लिए। सही कहा तुमने। और एक चीज़ अगर मैं ऐड करूँ इसी में, तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल का जो एग्जांपल दिमाग में आता है कि क्यों रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़रूरी है। तो कोविड की जो वैक्सीन आई थी वो इतनी जल्दी क्यों डेवलप हो पाई? क्योंकि पिछले 10 साल में जो फंड रिसर्च को आया था उससे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी कि जब हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आई जिसके लिए हम तैयार नहीं थे बिल्कुल से, लेकिन फिर भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी सी थी, वो मीन्स थे जिससे कि हम एकजुट होकर बहुत जल्दी से जल्दी उस वैक्सीन को बना पाए। अगर रिसर्च में वो फंड्स नहीं आते रहे होते पिछले 10 साल में तो शायद वैक्सीन आने में उतना ही टाइम लगता और उतनी ही ज़्यादा हमारी जो इस वायरस की वजह से जो मौतें हुई हैं, जो जाने गई हैं, वो और ज़्यादा जाती। अगर उस तरह से सोचा जाए तो आपको लगेगा कि हम जितना रिसर्च में पैसा दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए कि आप अपने देश में 2-3 लाख लोगों की मौत आपको सही लग रही है या हर साल आपको कुछ पैसा रिसर्च में देना सही लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हर कोई यही कहेगा कि रिसर्च में पैसा जाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। उसी तरह से स्पेस है कि अगर हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से अलग अलग तरह की ट्रेजेडीज़ अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, हमें नहीं पता कि कल हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे प्रणय ने कहा कि हो सकता है कि हमें एक और ग्रह की तलाश करनी पड़े, तो हम उस समय उसकी तलाश करना शुरू नहीं करेंगे, हमें उसके लिए आज से प्रिपेयर होना शुरू करना पड़ेगा। तो शायद ये भी एक कारण है कि क्यों ज़रूरी है रिसर्च में पैसा लगाया जाए हर देश के लिए। हाँ, और वो जो कोविड वाली बात तुमने कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल था कि अगर सिर्फ कोविड को अकेले देखा जाए तो एक तरीके से हर देश के पास मौका था कोविड की वैक्सीन बना लेने का, है ना, क्योंकि केसेस लगभग कुछ हफ्ते आगे पीछे सब देशों में आ गए थे। लेकिन हाइंडसाइट में ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा संभावना इसी चीज़ की थी कि इंडिया में या और इंडिया जैसे बहुत सारे देश जो हैं वहाँ वो वैक्सीन नहीं डेवलप होती, क्योंकि जैसे तुमने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया गया है। ये कोविड की वैक्सीन वेस्ट में ही डेवलप हो पाई क्योंकि वहाँ वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। और जो दूसरी बात तुमने कही लाइब्रेरी के बारे में, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ तुम्हारी इस बात से कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए और लोगों को उसका फ्री एक्सेस नहीं तो कम से कम कुछ महीने भर का जो इंस्टॉलमेंट जाता रहा हो, जो फ़ीस लगती हो, उसके बेसिस पे मिले। लेकिन इससे एक बात और याद आई मुझे, वो थी कि स्कूल में जो लाइब्रेरी पीरियड हुआ करता था, अक्सर ये होता है कि जब तुम थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हो कि 7th 8th या 10th में जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम्स वाली क्लास होती है, तो अक्सर मुझे याद है कि लाइब्रेरी की क्लास कोई ना कोई और टीचर ले लिया करता था कि साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है या तुम्हारी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। और 2 स्पेसिफिक पीरियड्स जो कि हमेशा तुम्हारे हाथ से निकल जाया करते थे वो होते थे लाइब्रेरी का और फिज़िकल एजुकेशन का।
और दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में दोनों ही चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो आती है वो फिजिकल हेल्थ से भी आती है। और लाइब्रेरी ऑफ कोर्स तुम्हें मतलब एक ब्रॉड नॉलेज देती है, एक तुम थोड़ा अपने उस शेल से बाहर निकलते हो, अपने कुकून से बाहर निकलते हो, तो इस दुनिया के बारे में, कुछ और चीज़ के बारे में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होता है उसके बारे में जान सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं पब्लिक लाइब्रेरीज़ की तो बात चलो दूर की बात है, लेकिन जो स्कूल की लाइब्रेरीज़ हैं उसका एक्सेस भी कितना कम है स्टूडेंट्स को, या फिर कहा जाए तो उसकी इम्पॉर्टेंस ही रियलाइज़ नहीं की गई है, ना तो टीचर्स के द्वारा ना स्टूडेंट्स के द्वारा। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि अगर सोच के देखें तो स्कूल से निकलने के बाद ना तो सब लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, ना तो सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ना तो सब लोग हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हैं, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन की ज़रूरत सबको है, और लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ें, इसकी ज़रूरत भी सबको है। और जैसे मुझे याद है, हम लोग 6th क्लास में आए थे, तो हमारे स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन को गेम्स पीरियड कहा जाता था। हम लोग 6th क्लास में आए और एकदम से हमें बताया गया कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोगों का गेम्स पीरियड नहीं हुआ करेगा। अब पीछे मुड़ के लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी भरी बात थी। लाइब्रेरी में भी यही हाल था कि मुझे याद है हमारी क्लास में एक आध ही लोग थे जो कि लाइब्रेरी जाके और नॉवेल्स पढ़ते थे या कोर्स के बाहर की किताबें पढ़ते थे, और उन्हें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था कि ये तो टाइम वेस्ट करने वाले लड़के हैं, जो कि अब लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी भरी बात थी। लेकिन हाँ, कि जब स्कूलों में ही लाइब्रेरी की अहमियत नहीं समझी जाएगी तो आम जनता में तो ये बहुत मुश्किल बात है। और एक जगह कार्ल सेगन ने खुद कहा है कि ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो होती हैं ये लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे निर्भर करती हैं। तो एक सभ्यता की हालत क्या है उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ को कितना सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे मुझे याद है लखनऊ में जब मैं बड़ा हो रहा था, अब मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन कुछ साल पहले मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे कि लखनऊ में पब्लिक लाइब्रेरीज़ क्या हैं, और लखनऊ एक बड़ा शहर है, मुझे 5 भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ नहीं मिली। 5 क्या, मुझे आई थिंक एक अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा ऐसे कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी। और जो हमारे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, अगर अब स्थिति बदल चुकी है या उस टाइम पहले से और पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे बताएं। लेकिन ये काफ़ी अचंभे वाली बात थी कि इतने बड़े शहर में मतलब हर 1000 लोगों पे एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा था, और आईआईटीज़ सरकार के पैसे से चलते हैं। तो मैंने एक बार ये बात पूछी थी कि जो हमारी लाइब्रेरी थी, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी थी, इंजीनियरिंग और साइंसेस की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो, लेकिन वहाँ आम जनता को आना अलाउड नहीं था। तो मैंने ये पूछा था कि जब आईआईटीज़ सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से चलते हैं, तो जनता को आना अलाउड क्यों नहीं है? होना तो ये चाहिए कि यहाँ कोई भी आ सकता है। तो जवाब ये मिला कि किताबें चोरी हो जाएंगी। तो मैंने ये कहा कि आप एक अलग से रीडिंग रूम बना दीजिए जिसमें कोई भी आ सकता है, और जो बाहर से आएंगे आप उन्हें कोई किताब इशू मत करिए, लेकिन वो आके पढ़ सकें। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते। और मतलब मुझे बहुत अचंभा हुआ था इस बात का कि अगर आप आईआईटी के एम्प्लॉई नहीं हैं तो आपके परिवार वाले या आप खुद या आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप उस लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो स्थिति बदल गई होगी, या लोग इस चीज़ के लिए पुश करेंगे कि ऐसे कॉलेजेस में जहाँ अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, कम से कम वो लाइब्रेरीज़ तो आसपास की जो आम जनता है उसके कुछ काम आ सकें। हाँ, और क्योंकि कार्ल सेगन जो थे वो बहुत ही एक बिलीवर थे कि जो भी साइंस है, जितना भी हमें पता है वो सबको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि क्योंकि जो रिसर्च का पैसा है वो बेसिकली आ कहाँ से रहा है, वो एक आम जनता की जेब से आ रहा है। जो टैक्स वो लोग दे रहे हैं उसी का कुछ हिस्सा जो है वो रिसर्च में आता है। कहीं ना कहीं हमें फंड जो है वो आम इंसान कर रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमें पता चल रहा है, जो भी नॉलेज हमें मिल रही है, वो हम सामने वाले से शेयर करें। उसे कम से कम ये पता तो चले कि उसके पैसे से जो हमें पता चला है वो हमें क्या पता चला है। तभी तो सामने वाले भी में भी एक क्यूरियोसिटी आएगी और वो आगे हमें फंड करने के लिए तैयार रहेगा।
तुम ये नहीं कर सकते हो ना कि किसी से पैसा लेकर ताजमहल बना दो और फिर उसे चारों तरफ से ढक दो और फिर कहो अब हमें और पैसा चाहिए। मतलब उसे दिखाओ तो सही कि तुम क्या बना रहे हो। ये बहुत तुमने इंटरेस्टिंग बात कही, और कार्ल सेगन ने इस चीज़ पे भी काफ़ी चर्चा की है किताब में। तो जैसे वो दो लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि 16वीं सदी में योहानस केपलर नाम के एक एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कि जो ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ खोजें की थी, और उसे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है कि प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं, इसके बारे में। तो उन्होंने अपने जो रिसर्च थी उसके लिए एक और इंसान था टाइको ब्राहे नाम का, जो कि शायद डेनमार्क का था। तो टाइको ब्राहे ने अपनी ज़िंदगी में 20 साल अपनी ज़िंदगी के दिए थे सिर्फ जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी पोजीशंस का डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो टाइको ब्राहे की भी अपनी बहुत अहमियत है कि अगर टाइको ब्राहे ने 20 साल लगा के वो काम न किया होता तो केपलर अपना रिसर्च न कर पाते। लेकिन उसके बावजूद दोनों की सोच में बहुत अंतर था। टाइको ब्राहे का मानना ये था कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कुछ लोगों तक ही रहनी चाहिए, जबकि केपलर का मानना ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। तो केपलर ने अपनी रिसर्च करने के बाद बहुत लिखा उसके बारे में, बहुत जगह जाके पब्लिक लेक्चर्स दिए, और इस चीज़ पे कार्ल सेगन ने कहा है कि आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे मैंने अपने आसपास या अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ जानने वालों को ये कहते हुए सुना है कि ज्ञान पात्र को दिया जाता है। इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों ज्ञान सबको नहीं मिलना चाहिए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगती है कि ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ज्ञान अपना पात्र खुद ढूंढ लेगा। जिसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, जिसमें ज़्यादा लगन होगी, वो उतना ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेगा। आपको क्यों तय करना है कि कौन पात्र है, कौन नहीं है पात्र? बिल्कुल सही कहा प्रणय तुमने। ज्ञान का पात्र हर कोई होना चाहिए, पर ये कहते हुए मुझे खेद है कि आज की चर्चा के लिए हमारा पात्र भर चुका है, तो अभी हमें विराम लेना होगा। हाँ, हम अपनी चर्चा अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर। मैं हूँ प्रणय। मैं हूँ श्वेता। नमस्कार।